नमस्कार, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस आसानी से मिलती रहें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। क्या आपको कभी अपनी जाति के चलते भेदभाव का सामना करना पड़ा है? क्या जाति के चलते कभी किसी स्थान विशेष पर आपको प्रवेश करने से रोक दिया गया है? क्या आप जानते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था के चलते समाज के एक बड़े हिस्से को सदियों तक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। इनको शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कई समाज सुधारकों ने प्रयास भी किए हैं। आज हम एनसीईआरटी सोशियोलॉजी क्लास 12 में इंडियन सोशियोलॉजी बुक से चैप्टर 3 में दिए गए इन प्रमुख दलित चिंतकों के बारे में चर्चा करेंगे। एक लंबे समय तक निम्न जातियों को, जो शूद्र तथा अति शूद्र के अंतर्गत आती हैं, मंदिरों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध था। यानी शास्त्रों के अनुसार यह माना गया है कि शूद्रों को या निम्न जातियों को मंदिर के अंदर जाकर पूजा करना अलाउड नहीं है। अक्सर ही आपको कई बार इस तरह के लिखे हुए सेंटेंस जैसे लंगर हॉल में शूद्र प्रवेश ना करें, मंदिर में शूद्र प्रवेश ना करें और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखें। यानी ये सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा रहा है कि शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोका गया है। लंबे समय तक कुओं पर, नलों पर, तालाबों और ऐसे ही सार्वजनिक स्थानों तक दलितों की पहुंच नहीं रही है। उन्हें पानी अगर दिया जाता है तो जब कोई उच्च जाति का व्यक्ति आ जाता है, उनके सब बर्तन भर जाते हैं, उसके बाद उच्च जाति के लोग ही या तो उनके बर्तन में पानी डालते हैं, वो भी एक दूर से, क्योंकि उन्हें अछूत भी कहा जाता है। तो यानी इन सार्वजनिक स्थानों पर वो पानी को इसलिए नहीं छू सकते क्योंकि उनके छूने से वो पानी प्रदूषित हो सकता है, ऐसा माना गया है। साथ ही साथ लंबे समय तक निम्न जातियों ने शिक्षा से भी वंचन उनका रहा है, वो शिक्षा से वंचित रहे हैं। और शिक्षा से वंचित होने का तात्पर्य है कि शिक्षा से संबंधित जितने भी फायदे हैं वो उसका लाभ नहीं उठा पाए हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि भारत के अंदर जाति व्यवस्था का ये जो भेदभाव है, इससे लड़ने के लिए कुछ लोगों ने जो प्रयास किए वो दलित चिंतक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अय्यनकली का नाम आता है 1863 से लेके 1914 तक। अय्यनकली का जन्म केरल में हुआ। आप निम्न जातियों एवं दलितों के नेता थे। इन्हीं के प्रयासों से दलितों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने की और अपने बच्चों को विद्यालयों में दाखिला दिलाने की आज़ादी मिली। सड़कों पर चलना भी जो निम्न जातियां हैं उनके लिए अलाउड नहीं था। आप सोचिए, 1863 में ये पैदा हुए हैं, उस समय पर सार्वजनिक जो सड़कें हैं उन सड़कों पर दलित और अछूतों को चलने का अधिकार नहीं था। वो अगर मान लीजिए उन्हें गांव के मेन सड़क से किसी जगह पर जाना है तो वो उस मेन सड़क पर क्योंकि हाई कास्ट जो लोग हैं वो उन्हें देखकर या उनका दर्शन करके अछूत हो सकते हैं या उनसे वो छू सकते हैं, जिसके चलते वो अपने आप को प्रदूषित महसूस कर सकते हैं। तो यानी उस मुख्य रास्ते को, सार्वजनिक स्थल जो थे, सार्वजनिक जो रास्ते हैं, उन रास्तों पर भी चलने की लोअर कास्ट को अनुमति नहीं थी। अय्यनकली के प्रयास से जो ये सार्वजनिक सड़कें हैं इन पे चलने के लिए जो अनुमति है वो दलितों को मिली। और साथ ही साथ जैसा हमने कहा कि एक लंबे समय तक वो स्कूलों में भी उनके बच्चे नहीं जाते थे, तो उनके लिए जो संघर्ष है वो संघर्ष अय्यनकली ने किया।
इसी संदर्भ में आगे अगर हम देखें तो नारायण गुरु का नाम आता है। नारायण गुरु केरल में ही जन्मे और नारायण गुरु ने सबके लिए भाईचारे का उपदेश दिया, जाति व्यवस्था के कुप्रभावों के विरुद्ध संघर्ष किया और एक शांतिपूर्वक लेकिन एक सार्थक सामाजिक क्रांति का नेतृत्व किया। और उसके अंतर्गत इन्होंने सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया। श्री नारायण गुरु जिस समय पर काम कर रहे थे वो समय 1856 उनका जन्म दिवस है और 1928 तक उन्होंने काम किया। नारायण गुरु का ज़्यादातर जो काम है वो सामाजिक क्षेत्र में और जो धार्मिक क्रियाएं हैं, यानी जैसे जो मंदिर हैं, मंदिरों में निम्न जातियों के प्रवेश को लेकर था। और इन्होंने स्वयं एक ऐसे मंदिर का निर्माण किया जिस मंदिर में सभी धर्म, सभी जाति, सभी लिंग के व्यक्ति जा सकते हैं। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने मंदिर की स्थापना की, लेकिन ये स्वयं मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। तो मूर्ति पूजा इनके मंदिर के अंतर्गत नहीं होती थी, लेकिन वो पूजा स्थल की तरह से प्रयोग में लाया जाता था और वहाँ पर सभी लोग बिना किसी भेदभाव के उन मंदिरों में प्रवेश कर सकते थे। इसीलिए इनका जो नारा है वो नारा सबके लिए एक जाति, यानी सभी एक ही जाति के हैं, एक धर्म के हैं और सबका ईश्वर एक ही है। यानी ईश्वर का भी कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि हाई कास्ट के जो ईश्वर हैं वो अलग हैं, लोअर कास्ट के जो ईश्वर अलग हैं, या वो जो पूजा करते हैं वो पूजा करने वाले लोग अलग अलग हैं, पूजा करने वाले जो देवी देवता हैं वो अलग है। तो जिस समय पे नारायण गुरु काम कर रहे थे उस समय पर हायर कास्ट और लोअर कास्ट के देवी देवताओं में भी एक तरह का कैटेगराइजेशन था और लोअर कास्ट को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो वो उस मंदिरों में प्रवेश कर पाए और सभी लोग समानता से के साथ जो है सबका ट्रीटमेंट हो, इसके लिए जो प्रयास है वो श्री नारायण गुरु ने किया। इसके बाद आते हैं ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म 1827 में हुआ और वो 1890 तक जिंदा रहे। ज्योतिराव गोविंदराव फूले को ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है या फिर इन्हें महात्मा फूले के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा फूले। ज्योतिबा फूले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की भत्सना की और छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की। ये माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा रेडिकल तरीके से कास्ट व्यवस्था के ऊपर ये बात कर रहे थे। इन्होंने ही जो शब्द है दलित, दलित शब्द पहली बार इन्होंने ही यूज़ किया और दलित शब्द का अर्थ होता है दबे कुचले लोग, ऐसे लोग जिन्हें समाज में लगातार शोषित किया गया है या जिन्हें दबाया गया है। महात्मा ज्योतिबा फूले की एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी। इसमें वो लैटिनी अमेरिकी जो देश हैं जहाँ पर गुलामों को, दासों के बारे में जो उनकी जो व्यथा है उसके ऊपर और कैसे दास व्यवस्था को ख़त्म किया जा सकता है और कैसे ये दास व्यवस्था भारत के अंदर जो कास्ट व्यवस्था है उसके पैरेलल हो सकती है या उसके समतुल्य हो सकती है, इस पे इन्होंने चर्चा की है। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की जो कि निम्न जाति के लोगों के मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित था। यानी इनके जो प्रयास थे वो लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं, खासकर निम्न जाति के हाशिए के जो लोग हैं और सामाजिक जो सोशल जस्टिस है उसके प्रति समर्पित था। कई बार ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट 1 नंबर में कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले या महात्मा फूले, दोनों ही शब्द ठीक है इसके लिए। इसके बाद आती हैं सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले महात्मा फूले की पत्नी थी
तो महात्मा फूले ने घर पे जो है इनकी शिक्षा दी। अब आप ये देखिए कि जिस समय पे सावित्रीबाई फूले 1831 से लेके इनका जीवन काल जो है 1897 तक रहा, उस समय पे महिलाओं के लिए शिक्षा या शैक्षिक संस्थान अगर हम कहें तो लड़कियों के लिए स्कूल नहीं थे। बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई प्रयास भी नहीं था कि लड़कियों को शिक्षा दी जाए। सावित्रीबाई फूले ने देश में पहला जो विद्यालय है वो खोला और वो इस स्कूल की प्रिंसिपल भी बनी। तो हम ये देखते हैं कि ये इन्हें कहा जाता है कि ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ सकता है। और कई बार अभी हम ये देखते हैं कि 3 जनवरी को इनका जो जन्म दिवस है उसको शिक्षक दिवस मनाए जाने के लिए भी कई बार आवाज़ें आती हैं। कई लोग ये कहते हैं कि सावित्रीबाई फूले का जो जन्म दिवस है वो दिवस जो है हमें शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इन्होंने अपना पूरा जीवन शूद्रों और अति शूद्रों को शिक्षा अर्पण करने में लगाया। इन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए रात्रि विद्यालयों की, जो नाइट स्कूल्स होती हैं, उनकी शुरुआत की और इनकी मृत्यु प्लेग के जो पीड़ित मरीज थे उनकी देखभाल करने के दौरान हुई। तो सावित्रीबाई फूले जो पहली शिक्षिका थी, पहली महिला शिक्षिका थी और इन्होंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोला, दलित लड़कियों के लिए भी स्कूल खोला, जो कि 1848 में इन्होंने पुणे में खोला। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनके साथ फातिमा शेख ने काम किया। ये दोनों ही शिक्षिकाएं थी और उस स्कूल को चलाने में इन दोनों का काफ़ी बड़ा योगदान है। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर 1879 से लेके 1973 तक इनका जीवन काल रहा। ये एक बुद्धिजीवी रहे हैं और दक्षिण भारत में निम्न जाति के जो आंदोलन है उसके नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो पॉलिटिकल लेवल पर लोगों को एम्पावर करने का जो काम है वो पेरियार ने किया। इन्होंने लोगों को यह महसूस करने के लिए उद्बोधित किया कि सारे मनुष्य बराबर हैं। तो सब लोग बराबर हैं इस बात का, और ये जो बराबरी है ये बराबरी पॉलिटिकल बराबरी भी है और हर व्यक्ति का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह स्वतंत्रता और समानता का आनंद ले। तो यानी एक तो बराबरी की बात की है और दूसरी इन्होंने स्वतंत्रता की बात की है और ये एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर रहे हैं। दलित जो आइडेंटिटी और दलित पॉलिटिक्स है उसमें पेरियार का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे आगे आने वाले वीडियोस आसानी से पहुंच सकें। आप कमेंट करके हमें ये बता सकते हैं कि हम अपने चैनल पर किस तरह के और नए वीडियोस लाएं या हम किस तरह से अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।